चर्चा का संचालन वरिष्ठ पत्रकार के.वी. प्रसाद कर रहे हैं। 18 लोकसभा का पहला सत्र जून 24 यानी सोमवार को शुरू होगा और अगले 6-7 दिनों का टाइम टेबल तय हो चुका है। शेड्यूल के अनुसार पहले 2 दिन नए सांसदों का शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद 26 तारीख को लोकसभा के अध्यक्ष का चयन होगा। ये एक पहला मौका होगा जब विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की तालमेल बैठती है या नहीं बैठती, वो हम लोग देख पाएंगे। लेकिन उसके बाद राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होगा, जिसके बाद बहस होगी राष्ट्रपति के अभिभाषण पे, धन्यवाद प्रस्ताव पे, जो कि अमूमन होता है कि राष्ट्रपति बताते हैं कि नई सरकार की क्या प्राथमिकता है, उनकी क्या नीतियां रहेंगी और ये सब पर उल्लेख होता है। उस पर बहस होगी तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो भी बातचीत है, वार्तालाप होगी, जो भी बहस का मुद्दे होंगे वो सबके सामने आएंगे। तो इसमें समझने के लिए विस्तार से हमारे साथ विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं। तुहिन सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस के आलोक शर्मा और आम आदमी पार्टी के पवार साहब चर्चा में भाग ले रहे हैं। तुहिन जी, हम समझना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी, चूंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार चुने गए हैं, प्रधानमंत्री के तौर आए हैं, तो पार्टी की तरफ से ऐसे कौन सी प्राथमिकताएं रहेंगी और किस तरह से आप अपना आगे का कार्यकाल देखेंगे? देखिए, 18वां सत्र जो है वो जैसा कि आपने कहा 24 जून से प्रारंभ हो रहा है। सबसे पहले तो ये जो मैंडेट है उसको संसद के अंदर जो है वो सबको स्वीकार करना होगा, क्योंकि हमने देखा है कि तीसरी बार मेजोरिटी पाने के बाद भी तरह तरह के भ्रम विशेष तौर पर राहुल गांधी फैला रहे हैं कि अनैतिक सरकार है। तो वो सबसे पहले तो संसद में जो है एक स्वीकार्यता सब में जो है बनेगी उस दिन कि मैंडेट की असलियत से जो है सबका सामना हो। दूसरी बात देखिए, जब से ये काउंटिंग डेट हुआ है सरकार निरंतर काम पे लग गई। तुरंत जो है कैबिनेट का गठन हुआ, सारे पोर्टफोलियोज का वितरण हुआ, बड़े बड़े कैबिनेट डिसीजन हुए हैं। 3 करोड़ घरों की बात थी प्रधानमंत्री आवास योजना में, पहली कैबिनेट मीटिंग में उसको स्वीकृति मिली। रिन्यूएबल एनर्जी संबंधित कुछ बड़े फैसले जो है अभी 2 दिन पहले दोबारा कैबिनेट मीटिंग में ली गई। प्रधानमंत्री G7 समिट में गए और निरंतर जो है भारत के जो पारस्परिक संबंध है बाकी देशों के साथ उसको मजबूत करने का प्रयास किया जाए। तो हम निरंतरता में यकीन रखते हैं। और एक बड़ा बिल जो मेरी समझ है, डीप फेक बिल जो है वो आने वाले समय में, आने वाले हफ्तों में पार्लियामेंट में निश्चित रूप से वो इंट्रोड्यूस होगा, क्योंकि आज डीप फेक और फेक न्यूज जो है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पूरे देश के लिए। और इसके अतिरिक्त जो बाकी चीजें हैं, विकसित भारत के जो आयाम, जो लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने 17वें लोकसभा के दौरान दिए थे, उस पर निरंतर काम होता जा रहा है। तो वो रेगुलर वो विषय होंगे। नीट के संबंध में निश्चित रूप से खुलकर चर्चा होगी और बाकी भी जो विषय जो है देश के समक्ष हैं उन सभी विषयों पर खुलकर चर्चा होगी। अनमोल जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी विपक्ष के तौर पे है संसद में। अभी हमने भारतीय जनता पार्टी सिन्हा से सुना कि वह किस तरह का आचरण की अपेक्षा रखते हैं। तो पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी का किस तरह सा क्या उसका रुख रहेगा एक, और विपक्ष की तरफ से क्या तेवर रहे अगर पूछा जाए तो। हम सब इस बात को जानते हैं कि आने वाला सत्र जो है, जब हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत दोबारा लोकसभा चुनाव के बाद बैठने जा रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और हमें उम्मीद है कि सरकार का सहयोग रहेगा और वहां पर होने वाली सारी चर्चाएं जो हैं वो सार्थक हों और जनहित से जुड़ी हों। जैसा इन्होंने पिछली बार 145 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, संवाद के सारे रास्ते बंद कर दिए, इस तरह की घटना की अपेक्षा देशवासी नहीं करते। इस बार सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं जिससे आज देश के लोग ग्रसित हैं, हम सब वाकिफ हैं। किस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, किस तरह से एग्जामिनेशंस में धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, और इसका सीधा असर उन बच्चों पे पड़ रहा है जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सालों साल मेहनत कर रहे हैं, अपने बेहतर भविष्य की कल्पना कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार जब उन्हें पता चलता है कि उनकी मेहनत किसी काम की नहीं रही क्योंकि पेपर लीक हो गए हैं, तो उनके ऊपर जिस तरह का मानसिक दबाव पड़ता है, जिस तरह के दौर से उन्हें गुजरना पड़ता है, इस सब को समझने की जरूरत है। और जो ये अनियमितताएं हैं शिक्षा प्रणाली में, जरा भी पारदर्शिता नहीं है और लगातार धांधली हो रही है, वो चाहे नीट का एग्जाम हो, वो चाहे नेट का एग्जाम हो। गुजरात में 11 बार पेपर लीक हो चुके पिछले 10 साल में। जनवरी 2023 में जूनियर क्लर्क का पेपर लीक हुआ जिसमें 10 लाख बच्चों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। नवंबर 2019 में गुजरात सर्विस सबऑर्डिनेट बोर्ड के पेपर लीक हुआ जिसमें 6 लाख छात्रों को जो है समस्या से जूझना पड़ा। फरवरी 2024 में यूपी में पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम लीक हुआ
48 लाख कैंडिडेट्स को सफर करना पड़ा। 2021 में टीचर्स का एग्जाम लीक हुआ, हरियाणा सिविल सर्विसेज तक का एग्जाम लीक हुआ, और ये सारे राज्य मैं वो बता रहा हूं जो भाजपा के द्वारा शासित हैं। लेकिन सबसे बड़ी अचंभे की बात यह है कि इस पे कार्रवाई करने की बजाय तत्काल प्रभाव से जो भी इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बजाय सरकार इस पे मौन साधे हुए है। सरकार इस चीज को एडमिट भी नहीं करना चाह रही कि पेपर धांधली हुई है, जबकि बहुत से आरोपियों ने इस बात को माना है कि उन्हें पहले ही एग्जाम पेपर्स दिए गए थे। तो मुझे लगता है कि देश के बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेलना चाहिए। लाखों लाख बच्चों का भविष्य अधर में है। उन्हें उम्मीद है केंद्र सरकार से कि इस पे केंद्र सरकार जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करे। इस पे सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए संसद में। दूसरी जरूरी चीज है अग्निवीर योजना। जो अग्निवीर योजना केंद्र सरकार लाई थी, पूरा देश आज उसके खिलाफ खड़ा है। अग्निवीर योजना बंद की जानी चाहिए। इस योजना में युवाओं को केवल 4 साल के लिए भर्ती किया जाता है और फिर उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया जाता है। ना उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाता, ना उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की जाती। हाल ही में जब पंजाब में अमृतपाल जी ने शहादत दी तो उनका अपमान किया गया, उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, और 4 साल बाद उनके पास एक और चुनौती आ जाती है कि आखिर उन्हें रोजगार के क्या व्यवस्था की है केंद्र सरकार ने। तो इस अग्निवीर योजना को तुरंत हटाना चाहिए और इस पे चर्चा होनी आवश्यक है। और तीसरी सबसे जरूरी चीज जो पिछले 2 साल से लगभग हम देख रहे हैं, किस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, उनका दुरुपयोग करके केवल विपक्ष के नेताओं को टारगेट करते हुए असंवैधानिक तरीके से जेल में बंद किया हुआ है, जिसमें किसी भी तरह का कोई साक्ष्य नहीं होता। एक माध्यम बना दिया गया है केंद्रीय एजेंसियों को प्रताड़ित करने का। तुहिन जी से समझना चाहूंगा कि आपने सुना है विपक्ष की तरफ से पवार साहब ने 3 मुद्दे रखे हैं। एक तो नीट की परीक्षा जिसका जिक्र आपने भी किया था, बाकी अग्निवीर कार्यक्रम जो है केंद्र में भर्ती करने का, उसके ऊपर उनकी टिप्पणी रही, और तीसरा जो कि उनका जो कहना है कि सरकार की तरफ से इस तरह का प्रयास किया जाता है कि विपक्षी के नेताओं के ऊपर कोई। तो आप इन पे किस तरह की प्रक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, इस विपक्ष को सबसे पहले तो जिम्मेदार विपक्ष बनने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो इसलिए गिरफ्तार नहीं हुए क्योंकि सरकार को शौक है किसी को गिरफ्तार करना। अगर 1.5 साल से मनीष सिसोदिया जी को बेल नहीं मिला है तो आप सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन इस विषय पर पिछले 30 अक्टूबर को जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां थी आप वो पढ़ लीजिए। बाकी हाई कोर्ट ने इस संदर्भ में क्या कहा है वो पढ़ लीजिए। तो न्यायिक व्यवस्था पर संशय पैदा करना बिना बात ये विपक्ष को शोभा नहीं देता। ठीक इसी प्रकार से विपक्ष ने पिछले 3 महीनों में केवल और केवल ईवीएम पर संशय पैदा किया है। 40 बार जो है ये लोग पिटीशन लेके गए कोर्ट में, कोर्ट ने वो सारे पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। तरह तरह के जो है डेमोन्स्ट्रेशन हुए जिससे कि कोर्ट के सामने समक्ष, जिसमें ये साबित हुआ कि ये ईवीएम हैक नहीं किए जा सकते। राहुल गांधी जैसे व्यक्ति जो है वो एलोन मस्क का सहारा लेके, एलोन मस्क किसी दूसरे देश के संदर्भ में ईवीएम की बात कर रहे थे, वो भारत की छवि धूमिल करने का प्रयास तब भी राहुल गांधी ने नहीं छोड़ा। तो देखिए, जो भी विषय है, मैंने स्वयं कहा अगर सरकार को किसी विषय से भागना होता तो मैं नीट का जिक्र क्यों करता। ये एक सत्य है कि एग्जाम जो है, एग्जाम में गड़बड़ियां हुई हैं, और जितनी गड़बड़ियां पिछले कुछ सालों में हुई, ऐसा नहीं है कि वो विपक्ष के जिन राज्यों पे विपक्ष शासन कर रहा है उसमें नहीं हुई। पिछले साल जो 2 सबसे बड़ी पेपर लीक हुई थी वो राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार वहां पे थी, और झारखंड में जहां अभी भी जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। तो मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट्स का विषय होता है, जो आर्मी का विषय होता है, इसको राजनीति से ऊपर रखना चाहिए। जहां तक इन्होंने बात की कि एक अग्निवीर को शहादत नहीं मिली थी, इस पर जो है आर्मी की तरफ से स्पष्टीकरण आया था। इसमें इस भ्रम को भी आर्मी ने पूरी तरह से खारिज किया। स्टूडेंट्स को लेकर, किसानों को लेकर मेरे ख्याल से थोड़ा सा जिम्मेवारी के साथ इस विपक्ष को पेश आना चाहिए। अनमोल जी, जिस तरह से विपक्ष ने एकजुट होकर पिछले सदन में, लोकसभा के और राज्यसभा के सत्रों में कोशिश की सरकार को घेरने की, तो इस बारी तालमेल कैसे बिठाया जाए इसमें? संसद का सत्र जो है वो बहुत बहुमूल्य होता है। उसमें जो भी महत्वपूर्ण और आवश्यक मुद्दे हैं उस पे चर्चा करना जरूरी है और उस समय को बेहतर तरीके से उपयोग करना जरूरी है। आपने किसानों की बात की। ये सरकार जो पिछले 10 साल से सत्ता में है, जिसने किसानों को न जाने कितने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई। ये कहते थे हम किसानों को एमएसपी का दाम देंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में कहा था एमएसपी का दाम दिया जाएगा। आज तक एमएसपी का दाम नहीं दिया गया।
इन्होंने वादा किया था कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी कर दी जाएगी। आज तक किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। 750 से ज्यादा किसानों को शहादत देनी पड़ी, लेकिन सरकार का मौन जो है वो कायम रहा। सरकार ने जब 3 काले कानून वापस लिए तो एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी में 30 लोगों की वो कमेटी थी, लेकिन जिन जिन राज्यों में ये प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, जैसे कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, उन राज्यों में से किसी का भी पार्टिसिपेशन नहीं था, क्योंकि इनकी नीयत नहीं थी किसानों के लिए काम करने की। आज जिस बुरी स्थिति में किसान हैं, आज वो मजबूर हैं आत्महत्या करने के लिए, लेकिन इस सरकार को राजनीति से फुर्सत नहीं है। युवाओं के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा परेशानी का सबब है। 45 साल में इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, और बेरोजगारी के बाद अब युवा देख रहा है कि किस तरह धांधली पे केंद्र सरकार की ओर से कोई भी आश्वासन या समाधान का एक शब्द भी नहीं उन्हें कहा गया। अनियमितताओं पे कार्रवाई करने की बजाय उनके ऊपर और ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है। ये तक कहा जा रहा है कि अन्य विपक्षी पार्टी जहां पे है अन्य राज्यों में, केवल उनमें पेपर लीक होते हैं, हमारे राज्यों में लीक नहीं होते। तुहिन जी, मैं आपसे एक बात समझना चाह रहा हूँ। आप मानते हैं कि छात्रों की जो समस्या है, खासकर जो पेपर लीक है, लेकिन समस्या तो हमारे देश के नागरिकों के साथ ही है ना सर? चाहे वो किसी राज्य में किसी की भी सरकार हो, किसी राज्य में किसी और दल की सरकार हो, समस्या तो वो स्टूडेंट्स और उनकी फ्यूचर का है। तो इसमें किस तरह से देखना चाहिए? आपने मेरी बातों को गौर से सुना था। मैंने कहा था कि ये राजनीति से परे है, क्योंकि दोनों के राज्यों में हो रहे हैं। जी, मैं समझ सकता हूं कि आम आदमी पार्टी को शायद मेरी बात समझ में नहीं आई हो या सुन नहीं पाए हो, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि ये बीजेपी के राज्य जो है इससे मुक्त है। जब इस साल फरवरी में अनफेयर मीन्स प्रिवेंशन एक्ट जो हमने बिल पारित किया था पार्लियामेंट में, उसका उद्देश्य ये था। और देखिए 1992 में, इनफैक्ट आज से 3 दशक पहले जब यूपी में व्याप्त होता था, समाजवादी पार्टी के एक नेता जो है अखिलेश यादव 2012 के इलेक्शन के पहले चुनाव में कह रहे थे कि थोड़ी बहुत चीटिंग होनी चाहिए। उस काल में 1992 में जो सबसे स्ट्रिक्ट एंटी कॉपिंग एक्ट लागू किया गया था वो भाजपा की सरकार ने किया था, और उस वक्त राजनाथ सिंह जी एजुकेशन मिनिस्टर थे यूपी के। तो हमारी प्रतिबद्धता जो है वो स्पष्ट है। यदि कोई चूक हुई है, यदि त्रुटियां हैं सिस्टम में, तो उसको पूरी तरह से सुधारा जाएगा। लेकिन एक और बड़ी समस्या जिस पर निश्चित रूप से चर्चा होगी पार्लियामेंट में, देखिए जो जल का संकट दिल्ली में है इस वक्त, जो किल्लत आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल से राजधानी में इस प्रकार की किल्लत जो है वो जहां एम्बेसीज हैं, जहां की विश्व भर से लोग आते हैं, वो देश को शर्मसार करती है। तो निश्चित रूप से जो दिल्ली का जल संकट है उस पर भी विचार विमर्श होना चाहिए, उस पर भी व्यापक चर्चा होनी चाहिए। जो जल बोर्ड का स्कैम है, जो भी पूरी तरह से उसका खुलासा भी नहीं हुआ है, उस पर भी होना चाहिए। बहुत सारे विषय, हर विषय पर चर्चा होगी। अनमोल जी, आप तुहिन जी, आपने कहा कि सरकार जो है वो अनफेयर मीन्स बिल लाई थी। भाई साहब, अनफेयर मीन्स बिल लाने के बाद आपकी जो एनटीए है, वैसे कहा जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, लेकिन आज वो नेशनल ट्रॉमेटाइजिंग एजेंसी बन के रह गई। उसके बाद नेट के एग्जाम में धांधली पाई गई, नीट के एग्जाम में धांधली पाई गई, अन्य कई एग्जाम्स में धांधली पाई गई। तो हमें आपके बिल की जरूरत नहीं है, हमें आपसे कार्रवाई की अपेक्षा है। दूसरा, तुहिन जी ने मुद्दा उठाया पानी का। ये जानना जरूरी है कि 12 मई 1994 को 5 राज्यों के मुख्यमंत्री ने एक समझौता किया था, जिसमें दिल्ली, हरियाणा सरकार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। इसमें ये कहा गया था, और कई बार सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये कहा है कि अगर दिल्ली में किसी भी तरह की पानी की कोई समस्या होती है तो हरियाणा की जिम्मेदारी बनती है कि वो दिल्ली को सबसे पहले पानी उपलब्ध कराए। दिल्ली क्योंकि एक सेमी एरिड जोन है, एक लैंडलॉक्ड सिटी है, तो 90% पानी के लिए उसे अपने नेबरिंग स्टेट्स पे निर्भर करना पड़ता है। जहां हरियाणा में 3 करोड़ जनसंख्या है और उन्हें पानी उपलब्ध होता है 6500 मिलियन गैलन्स पर डे, वहीं दिल्ली में 2 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन दिल्ली को पानी उपलब्ध होता है 1500 मिलियन गैलन्स पर डे। इतना ही पानी 1994 में उपलब्ध होता था जब 1 करोड़ जनसंख्या थी दिल्ली की, और आज जब लगभग 3 करोड़ के आसपास है तब भी उतना ही पानी उपलब्ध होता है। हमने हरियाणा सरकार से दरखास्त की, हमने चिट्ठी लिखी, हमने मानवीय आधार पे उन्हें कहा कि हमारे दिल्ली के हक का पानी वो छोड़ें, ताकि जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर पाएं। आज स्थिति ये है कि पिछले 2 हफ्ते से हरियाणा सरकार ने, जिनकी जिम्मेदारी है समझौते के तहत 615 मिलियन गैलन्स पर डे रिलीज करने की, उन्होंने केवल 513 मिलियन गैलन्स पर डे रिलीज किया है। 100 मिलियन गैलन्स पर डे की कमी है, जिससे लगभग 28 लाख लोग दिल्ली के ग्रसित हैं।
तुहीन जी शायद इस बात पे सहमत होंगे कि हमारे देश में हमारा संविधान फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के माध्यम से चलता है, जिसमें अगर कभी किसी राज्य पे समस्या आए तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो हस्तक्षेप करे और उस समस्या का निवारण करे। हमने हरियाणा सरकार से यह भी दरखास्त करी कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 137 क्यूसेक पानी रिलीज करने का आश्वासन दिया है, कृपया वो फैसिलिटेट करें ताकि हरियाणा से होकर वो पानी दिल्ली आ पाए, लेकिन उन्होंने उसके लिए भी साफ इनकार कर दिया। संसद में जो की बात रही है, तो अनमोल जी समझना चाहते हैं कि आपकी तरफ से, आम आदमी पार्टी और विपक्ष की तरफ से अगर आप रखें तो किस तरह का रुख रहेगा इन दोनों मुद्दों पर? देखिए, पहले तो हम यही अपेक्षा करते हैं कि विपक्ष के नेताओं को जो है, जैसे पिछली बार बाहर निकाला गया था सत्र में, वैसे ना निकाला जाए। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि मेरा मानना है कि सभी लोगों को व्यक्तिगत और दलगत हितों से ऊपर उठ के देश हित में कार्य करना चाहिए। ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है कि जो भी मुद्दे विपक्ष उठाए, वो चाहे महंगाई का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे किसानों का हो, चाहे युवाओं का हो, पेपर लीक का हो, उस पे सार्थक चर्चा हो ताकि देश की प्रगति में वो सहायक हो और एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, एक रचनात्मक सोच रखें और उसके साथ आगे बढ़े। तुहीन जी, जैसे अनमोल जी भी कह रहे थे और आपने भी ये बात कहा कि चाहेंगे कि विपक्ष अपनी काम जिम्मेदारी से निभाएं, तो ऐसा लगता है, उम्मीद है कि दोनों तरफ से एक तरह से स्वर एक ही तरह है। विपक्ष चाहती है कि उनकी बात सुनाई जाए, वो अपनी बात रखना चाहें तो संसद में उनको मौका मिले अपनी बात रखने का। और जिस तरह की घटनाओं का उन्होंने जिक्र